पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां। 64 ईयर्स लग गए अमेरिका के बाद इंडिया को अपना पहला मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करने। और क्या सच में इंडिया पूरे तरीके से तैयार है अपना पहला मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करने के लिए? आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। 1995 ये वो साल है जब इंडिया ने अपनी पहली स्पेस सक्सेस को हासिल किया और इसने अपनी पूरी तरीके से स्वदेशी आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया। नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इसको अपने सरजमी से लॉन्च किया था, बल्कि इस स्पेस फ्लाइट में हमारी मदद की थी सोवियत यूनियन के स्पेस स्टेशन यानी कि इंटरकॉस्मोस ने। उसके बाद साल 1980 में भारत ने अपनी पहली RS-1 सैटेलाइट, जो कि एक ऑर्बिटल सैटेलाइट थी, पूरी तरीके से इंडिया से उसको लॉन्च किया और ऑर्बिटल प्लेसमेंट भी की। इसके बाद इंडिया ऐसा 7वां देश बन गया जो कि ऑर्बिटल लॉन्चेस में और उनको प्लेस कराने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल था। और आज इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का एक कंस्टेलेशन है और साथ ही गगन और IRNSS जैसे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स भी। और साथ ही अभी इंडिया ने 3 चंद्रयान मिशंस यानी कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को सफल लॉन्चिंग करके ये दिखाया था कि इंडिया किसी भी तरीके के लॉन्चेस में अब पीछे नहीं है। और साथ ही इंडिया ने मार्स मिशन को अपने फर्स्ट ट्रायल में ही अचीव करके ये दिखाया था कि इसरो के साइंटिस्ट के पास बहुत ही अच्छा कैलिबर है और अगर हमारी गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट दिया तो हम काफ़ी आगे भी जा सकते हैं। पर आखिर मैं आपको ये चंद्रयान और ये मार्स मिशन जैसी बातें क्यों बता रहा हूँ? आखिर हम तो यहाँ पे गगनयान की बात करने आए थे, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको किसी भी स्पेस एजेंसी से जुड़ी हिस्ट्री को और उसके इकोनॉमिक्स को, उसके एग्रोनॉमिक्स को भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तब हमें समझ में आता है कि वो मिशन इतने साल बाद क्यों हो रहा है और उसके पीछे कितने लोगों का स्ट्रगल और कितना ज़्यादा पैसा भी लगने वाला है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये वो नाम है जिसकी पिछले दिनों काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और चलें भी क्यों ना। आखिर इसरो ने बहुत ही कम समय में स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी नींव रखी और न सिर्फ नींव रखी बल्कि आज इसके पैर इतने मजबूत हैं कि ये बाकी देशों की भी हेल्प करता है उनके लॉन्चेस में। और साथ ही इसरो ने एक साथ मल्टीपल सैटेलाइट को लॉन्च करके इंडिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने ये हासिल किया, और ना सिर्फ हासिल किया बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसरो का नाम भी दर्ज हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया के लिए ये गगनयान मिशन बहुत ही आसान होने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं इसके पीछे की बारीकियों को और इसमें होने वाले खतरे जिनसे अभी तक हम पूरी तरीके से अनजान हैं। देखो, बात सही है कि इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़े स्पेस साइंटिस्ट की पूरी टीम है और साथ ही एक अच्छा गवर्नमेंट सिस्टम का सपोर्ट है जो कि फाइनेंशियली पूरी तरीके से सपोर्ट भी करता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक इसरो ने जो मिशंस किए थे वो पूरी तरीके से सैटेलाइट मिशंस थे और जो कि लैंड कर रहे थे वो सारे रोवर्स मिशन थे जिसमें जान का खतरा बहुत ही कम था। अब तक के जो मिशंस थे उसमें इस स्पेस क्राफ्ट में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मशीन्स थी, सैटेलाइट्स था और रोवर सिस्टम था जो कि ठीक समय पे अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर लेता था। और अगर कोई दुर्घटना घटती भी तो वहाँ पे सिर्फ मशीनों को नुकसान पहुँचता, ना कि किसी जान को खतरा होता। बट इस बार जो मिशन होने वाला है ये मैन्ड स्पेस फ्लाइट होगा जिसमें हमारे 4 क्रू मेंबर्स बैठने वाले हैं और इसमें कोई भी खतरे की गुंजाइश नहीं है। देखिए, अब तक जो स्पेस फ्लाइट मिशंस हुए हैं उसमें सैटेलाइट्स को ऊपर पहुंचाना और उनसे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना या फिर उनको ऑर्बिट में लॉन्च करने जैसे मिशंस कंप्लीट हुए हैं जिसमें किसी भी मैन लाइफ रेस्क्यू जैसी प्रॉब्लम्स तो नहीं आई थी। बट इस बार का जो ऑपरेशन होने वाला है उसमें हमारे 4 क्रू मेंबर्स यानी कि हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स बैठने वाले हैं और जिनकी लाइफ हमारे लिए हर मिशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और यही कारण है कि ये मिशन हमारे भारत का आखिर में सबसे बड़ा मिशन होने वाला है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हो कि आखिर इतनी डिफ़िकल्टीज क्यों है एक मैन्ड मिशन को अंजाम देने में सिवाय एक सैटेलाइट मिशन के। तो आपके लिए बता दूं कि सैटेलाइट मिशन में हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जो कि एक मैन की लाइफ को सपोर्ट करता हो।
आइए हम बात करते हैं उन ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि हमें इस नए तरीके के लॉन्चेस में मेक इन करनी पड़ेगी, जिसके वजह से हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल हो पाए। नंबर 1, मैन्ड मिशंस में हमको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जो कि उन 4 क्रू मेंबर्स को पूरी तरीके से सस्टेन कर पाए। और इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना, यानी कि ब्रीथेबल ऑक्सीजन और एक अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे प्रेजेंट होना, क्योंकि बिना इन दोनों चीज़ के कोई भी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती है। इसके अलावा बात आती है फिर फूड एंड वाटर की। हमें कंटिन्यू जब तक ये मिशन अपने ऑनगोइंग प्रोसेस में रहता है तब तक हमको यहाँ के लिए फूड और वाटर सप्लाई कंटिन्यू रखनी पड़ती है, जिसके लिए हमें काफ़ी सारा लाइफ स्टॉक भी साथ में भेजना पड़ता है। उसके साथ ही इंजन से आपको पता होगा कि रॉकेट में फ्यूल होता है, जब वो बर्स्ट होता है उसी से फिर हमारे लिए थ्रस्ट पैदा होता है। और इस थ्रस्ट से जो हीट निकलती है, इससे बचने के लिए भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये जो हीट है ये अंदर बैठे हुए लोगों के पास कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स ना डाल पाए। इसीलिए यहाँ पे एक ऐसा हीट रेजिस्टेंस सिस्टम भी चाहिए और एक ऐसा एफिशिएंट सिस्टम भी चाहिए जो कि इस सारी हीट को सिर्फ बाहर रख पाए और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए हमारे सारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए। और इसके अलावा हमको एक इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। याद रखिए, कोई भी मिशन 100% सक्सेसफुल चांस के साथ नहीं लॉन्च किया जाता है, और अगर कोई भी अनहोनी घटती है या फिर कोई भी एक्सीडेंट के चांसेस में हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा ऐसे लॉन्चेस को कैपेबल बनाने के लिए और साथ ही ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए। अब आप सब ने कल्पना चावला के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो कि स्पेस से अर्थ की तरफ लौटते हुए एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट में मारी जाती है। 2 मार्च 2003 ये वो डेट थी जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक ब्लैक डे माना भी जाता है, क्योंकि इस एक्सीडेंट में प्रॉपरली हर चीज़ सक्सेसफुली कंप्लीट हुई और फिर जब इनका स्पेसशिप ऊपर से नीचे यानी कि अर्थ को लैंडिंग करने के लिए रेडी था, उसी समय एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट होता है जिसमें पूरी तरीके से उनकी स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है और फिर एक बर्स्ट होता है जिसमें कल्पना चावला के साथ और भी 4 क्रू मेंबर्स की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हर एक पॉसिबल फेलियर्स को टैकल करें और हर एक चीज़ को न्यूट्रलाइज कर सकें जो कि इस मिशन को एक पोटेंशियल फेलियर बना सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमारे पास अगर टेक्नोलॉजीज इतनी ही ज़्यादा अच्छी हैं तो फिर हमें इतने रिस्की प्रोजेक्ट्स लेना क्यों चाहिए, और क्या हम ऐसी हाइपर टेक सैटेलाइट्स भी बना सकते हैं जो कि बिना किसी आदमी के वहाँ जाए और वहाँ की सारी स्टडी अर्थ पे हमको पहुँचा सके। वेल, शायद ये सवाल काफ़ी हद तक सही हो जाता अगर हम अभी फ्यूचर में होते, क्योंकि प्रेजेंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम टैकल नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं मशीन्स वो काम नहीं कर सकती जो कि इस समय एक ह्यूमन माइंड कर सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में जिसकी वजह से ऐसे मैन्ड मिशंस को करना ज़रूरी हो जाता है सिवाय सैटेलाइट मिशंस के। अब देखिए, 21st सेंचुरी में भले ही हम बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आगे है या फिर रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो कि ह्यूमन माइंड को टैकल कर सके या फिर ह्यूमन माइंड को पीछे कर सके। तो स्पेस में ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लेने रहते हैं, ऐसे बहुत सारे टैकलिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एक ह्यूमन माइंड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टाइम डिले बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन सैटेलाइट्स। अब इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करो एक अर्थ से एक सिग्नल भेजा जाता है मार्स को, तो उसको 3 मिनट लग जाएंगे मार्स तक पहुंचने के लिए, और फिर मार्स को वही सिग्नल वापस से यहाँ भेजने के लिए लग जाएंगे टोटल 3 मिनट। यानी कि अगर कोई चीज़ होती है तो हमको टोटल 6 मिनट लगते हैं उस सिग्नल को वहाँ पहुँचाने में और फिर वहाँ से उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए। और ये टाइम डिले बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जहाँ पे थाउजेंड्स की स्पीड्स में सैटेलाइट्स चल रहे हैं और हमारे सोलर सिस्टम में सारे पार्ट्स चल रहे हैं। अब ज़रा आप सोच के देखो कि सैटेलाइट में एक अननेचुरल सी चीज़ हो गई जिसको टैकल करना तुरंत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक सेकंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे उसको सिग्नल भेजने में कुछ समय लगेगा, फिर यहाँ से सिग्नल हमको उस पर भेजने में बहुत सारा समय लग जाएगा, और जब तक ये टाइम कवर होगा तब तक हो सकता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए। पर उस चीज़ को हम सब्सटीट्यूट करते हैं एक मैन से। सपोज करो एक आदमी उस सैटेलाइट के अंदर बैठा हुआ है और कुछ भी अनइवन होता है तो वहाँ से जो सारी की सारी कंट्रोलिंग है वो उस आदमी के हाथ में होगी, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम भी बचता है और मिशन को सक्सेसफुल होने का चांस भी यहाँ काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और आइए अब हम बात करते हैं उन 4 जाबाजों की, वो 4 जाबाज जो कि इस गगनयान मिशन में क्रू मेंबर्स बन के जाने वाले हैं।
जिसमें पहला नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चारों ही वेल ट्रेंड एयरफोर्स के पायलट हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऐसी फ्लाइट्स लेने का, और साथ ही इनको अभी ट्रेन किया जा रहा है ऐसी मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशंस के लिए। इस मैन्ड मिशन में 4 क्रू मेंबर्स अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में यानी कि 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस वहाँ तक ये चीज़ जाएगी और फिर वहाँ से वापस अर्थ के सिस्टम पे आ जाएगी। और इस मिशन के सक्सेस के साथ भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, और हो ना हो स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत के कदम और भी ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। तो आइए हम सब लोग मिल करके हमारे भारतीयों वैज्ञानिकों को और साथ ही उन एस्ट्रोनॉट्स को एक ग्रैंड सैल्यूट देते हैं इस साहस के लिए और ऐसे सपनों को साकार करने के लिए जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और उसी के साथ आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।